नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष के दावे पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने रखा अपना पक्ष। महिला से छिनैती करने वाले 3 अभियुक्तों को चोलापुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एड्स विभाग में कार्यरत कर्मियों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और राजस्थान में दलित छात्र की हुई हत्या के संदर्भ में दलित सामाजिक जन संगठन द्वारा जिला मुख्यालय पर सौंपा गया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष के दावे पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अपना पक्ष रखा। ज्ञानवापी परिसर स्थित ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन देवी देवताओं के विग्रह को संरक्षित करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष के दावे के मामले पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अपना पक्ष रखा। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष के दावे पर रीवाइंडर किया गया। अपना दावा प्रस्तुत करने के दौरान मुस्लिम पक्ष ने तमाम ऐसे कागजात अदालत के सामने रखते हुए बताया कि यह मामला पोषणीयता के योग्य है ही नहीं, लिहाजा इसको वक्फ ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर किया जाए। मुस्लिम पक्ष के वकील है शमीम अहमद साहब, उन्होंने अपनी बहस की। उनका कहना यह है कि औरंगजेब इस देश का बादशाह था और उसने अपनी बादशाहत के समय इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराया था और ये पूरी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, इसीलिए सिविल कोर्ट इस मुकदमे को नहीं चला सकती है और इस मामले को वक्फ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम अपने बहस के दौरान ऑलरेडी इस बात को क्लैरिफाई कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट दिखा चुके हैं कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच का डिस्प्यूट है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, वो सिविल कोर्ट ही देखेगी। इस पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हो सकता है शमीम भाई उस समय कोर्ट में नहीं उपस्थित थे, उनके जो ब्रीफिंग लॉयर्स उन्होंने उसको ये बात नहीं बताई है। तो अब जब हमारी बहस का मौका आएगा, वेडनेसडे को हमें मौका दिया जाएगा इसका प्रत्युत्तर देने का, तो हम वो कोर्ट के सामने जो वो उलझा रहे हैं उस मामले को हम सुलझा दें। कल अदालत में शमीम अहमद साहब मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया अपनी बहस कंटिन्यू रखेगा और उसके बाद वेडनेसडे को हम अपनी बहस करेंगे, जिसके बाद जजमेंट रिजर्व किया। अच्छा, वकील साहब रिजॉइंडर उन्होंने ओरल आर्गुमेंट कर रहे हैं। कुछ आज वक्फ की संपत्ति से लेकर कागजात भी पेश किए हैं, पहले से कर चुके हैं वो पहले से वो दाखिल कर चुके हैं, तो उसकी कॉपी भी हमें नहीं प्रोवाइड की थी। अच्छा, आज कोर्ट में हमने ऑब्जेक्शन किया है, तो अब वो उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करें। अच्छा, तो क्या वो शरीयत के हिसाब से मांग कर रहे हैं या सिविल कोर्ट के हिसाब से? वक्फ एक्ट के हिसाब से मांग कर रहे हैं कि सिविल कोर्ट इस केस को ना सुने और इसको वक्फ ट्राइब्यूनल भेजे। आज विपक्ष के वकील ने वक्फ बोर्ड का उल्लेख किया और जो 1936 में इंस्टीट्यूट हुआ था भारत सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसका उल्लेख किया और उन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी किस प्रकार है वो ढेर सारे उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, यानी विपक्षी द्वारा। और इसके मुस्लिम पक्ष के हिंदू अधिवक्ता योगेंद्र सिंह आज नहीं आए, वो नहीं शामिल हुए, अनिच्छा व्यक्त किए हैं और आज मुस्लिम पक्ष के वकील द्वारा ही आर्ग्यू किया गया। कल भी कंटिन्यू बहस रहेगी, इसके बाद हम इसका काउंटर करेंगे। ये बताइए योगेंद्र जी और मधु बाबू क्यों नहीं आए, कुछ पता चल पाया है? मधु बाबू ने जो बातें कही है, बहाना किया है कि मैं अस्वस्थ हूँ, लेकिन इस अस्वस्थता के पीछे बात जो मुझे लग रही है वो लोगों का दबाव, पारिवारिक उनके रिश्तेदारों का भी है कि बाबा विश्वनाथ के मुकदमे में आप मत जाइए। अभी एक अधिवक्ता दिवंगत हो चुका है, आपकी भी बलि चढ़ सकती है। महिला से छिनैती करने वाले 3 अभियुक्तों को चोलापुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चलती ऑटो में से महिला संग छिनैती करने वाले अभियुक्त को थाना चोलापुर ने गिरफ्तार कर लिया। विगत 10 अगस्त को एक महिला औसानपुर जा रही थी कि गोसईपुर के पास एक बाइक सवार 2 लोगों ने महिला से पर्स छीन लिया, जिसमें महिला सड़क पर गिर गई, जिसमें उन्हें काफ़ी चोटें आईं। उसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके संबंध में थाना चोलापुर में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 3 अभियुक्तों को पकड़कर जेल भेजा गया है। दिनांक 10/8 को एक महिला संजू देवी राखी बांधने जा रही थी
उसको मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने झपट्टा मार करके उसका पर्स छीन लिया, जिससे वो टेम्पो से गिर गई और उसको गंभीर चोट आई। उसी मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जिसने खरीद बीच करता है वो गिरफ्तार हुआ है। कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जितना भी सामान उससे लूटा गया था वो पूरा बरामद हुआ है। इसमें लूटा गया मोबाइल बरामद हुआ है, उनकी जिस घटना मोटरसाइकिल से घटना की थी वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जो सामान थे, एक गले का लॉकेट, 2 पायल और मोबाइल, ये बरामदगी हुई है। ये अभियुक्त आजमगढ़ के रहने वाले हैं। बाद में उस औरत की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी मृत्यु की भी धारा इस मामले में बढ़ा दी गई है। 392, 304, 411, 412, 413 इन IPC में ये धाराओं में गिरफ्तारी हुई है। क्या तीनों किसी और गिरोह समझ रखते थे क्या? इन लोगों को कोई आपराधिक इतिहास अभी नहीं मिला है, अभी यंग लड़के हैं, फिर भी और प्रयास किया जा रहा है। अगर इनके और आपराधिक इतिहास होते हैं तो उनमें भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, कुछ पैसे ही बरामद हुए हैं? और उसकी पर्स में बहुत थोड़े पैसे थे, जो भी पैसे थे वो पैसे भी बरामद हुए हैं। ये सर रहते कहाँ थे? ये सभी आजमगढ़ गंभीरपुर के रहने वाले हैं। एड्स विभाग में कार्यरत कर्मियों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एड्स विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा डायरेक्टर जनरल राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नई दिल्ली के द्वारा पिछले 7 वर्षों से दिए जाने वाले वेतन वृद्धि को न किए जाने के संदर्भ में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि पिछले वर्ष चिकित्सकों की सैलरी में 2 बार वेतन वृद्धि की गई है और हम सभी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई है, अपितु वेतन कम कर दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ ने भी नाको के द्वारा की गई वेतन वृद्धि पर असंतोष व्यक्त किया है और अपने स्तर से परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण लखनऊ के द्वारा भी प्रदेश में कार्यरत समस्त एड्स कर्मचारियों हेतु नाको भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र प्रेषित किया है। ज्ञापन देने वालों में राजेश कुमार मिश्र, सुष्मिता तिवारी, अनीता गौंड, राघवेंद्र सोनकर एवं समस्त एड्स नियंत्रण कर्मचारीगण उपस्थित रहे। किन समस्याओं को लेकर आज प्रोटेस्ट कर रही है? जी सर, हम लोग बिल्कुल आज दुखद हैं क्योंकि हमारा जो पे रिवीजन हुआ है, यहाँ पे 16-17 सालों से सारे कर्मचारी अपने एकदम निस्वार्थ भावना से यहाँ पे कार्यरत हैं और उनका जो पे रिवीजन हुआ है वो बहुत ही जिससे हम लोग संतोष नहीं है। उन लोगों का जिसकी सैलरी 30 से 35 हज़ार थी वो घटा के 21 हज़ार पे फिक्स कर दी गई है। कहाँ तक कि उन लोगों को जो इतने सालों से उन्होंने सेवाएं दी हैं, कहाँ कि इसको बढ़ाना चाहिए तो उसको और घटा दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखित है, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। आज हम लोग इसीलिए डीएम ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं और हमारे देखिए आज हम लोग बारिश में भीगते हुए कड़ी धूप में हम लोग मेहनत करके यहाँ पे आए हुए हैं और आज हमारे द्वारा सुबह ही डीएम सर से डायरेक्ट मुलाकात हुई है। हम लोगों ने अपना ज्ञापन भी उन तक पहुँचाया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। हम लोगों से काफ़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि ज़रूर हम लोग आपके लिए कुछ न कुछ करेंगे। और डॉक्टरों की जो डॉक्टर्स हैं उनकी 2 साल में 3 साल में 2 बार सैलरी बढ़ गई है, जबकि 45,000 थी, फिर अभी उनकी 90। राजस्थान में दलित छात्र की हुई हत्या के संदर्भ में दलित सामाजिक जन संगठन द्वारा जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। जालौर राजस्थान के 9 वर्षीय छात्र की निर्मम हत्या एवं दलित आदिवासियों पर बढ़ रही जातीय हिंसा के संदर्भ में दलित सामाजिक जन संगठन द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर पत्र सौंपा गया। पत्रक सौंपने वालों ने कहा कि एक तरफ संपूर्ण भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जालौर जिले के सापला क्षेत्र के सुराणा में सरस्वती विद्या मंदिर के हेडमास्टर के पानी पीने के घड़े को छूने के कारण छैल सिंह द्वारा पीट कर 3री कक्षा में पढ़ने वाले दलित छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई, जो आज भी यह दर्शाता है कि भारतीय संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कानून होने के बावजूद दलित आज भी संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। इसी प्रकार देश में दलितों एवं महिलाओं के साथ पूरे देश में छुआछूत जातीय भेदभाव के चलते अनेकों घटनाएं हो रही हैं। इसलिए उद्भव सामाजिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन एवं वाराणसी के निवासी यह मांग करते हैं कि छात्र को मारने वाले प्रधानाचार्य को हत्या के आरोप में तत्काल गिरफ्तार कर
फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी सज़ा जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। साथ ही देश भर में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वंचित पीड़ित को छुआछूत या भेदभाव के चलते अपनी जान न गंवानी पड़े। इस दौरान उन्होंने 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर डॉक्टर बबीता, अशोक कुमार, अजीत कुमार, कंचन कुमारी, गणेश राम सहित कई लोग शामिल रहे। बबीता जी, आज क्या वजह है आप यहाँ पर दर्शन कर रही हैं, किस समस्याओं को लेकर के? सर, हम लोग जो राजस्थान में जालौर के सुराना क्षेत्र में जो घटना घटी है, जो कि 9 वर्ष का बच्चा था जो स्कूल में पढ़ता था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, और वहाँ के हेडमास्टर ने उसको एक मटका छू लिया। वो पानी पीने के लिए गया और वो मटका छू लिया, तो हेडमास्टर ने इतना मारा उसे। वहाँ पर तमाम लोग देखने वाले भी थे, लेकिन उसको कोई नहीं बचाया और ना ही रोका, और उसको इतना मारा कि वो 13 अगस्त 2022 को उसकी मौत भी हो गई। और उसका जिम्मेदार हम मानते हैं कि प्रधानाचार्य ने इतना मारा है, वो अभी जातीयता के कारण। सिर्फ उस बच्चे का क्या गुनाह था कि उसने पानी पी लिया, जो कि पानी सबको ज़रूरी है, हवा सबको ज़रूरी है, खाना सबको ज़रूरी है। उसने पानी ही पिया है, बस पानी पीने के लिए गया और उसकी जो है मौत। वो नहीं जानता था कि हम पानी पिएंगे और हमारी मौत हो जाएगी। इसलिए हम उनका न्याय, उसके लिए न्याय मांगने के लिए हम लोग आए हैं कि उसके साथ, उसके परिवार के साथ न्याय हो। हम अभी इस समय मांग कर रहे हैं कि इंद्र कुमार के परिवार को जो है 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए, और जो है एक व्यक्ति को उसके घर के सरकारी नौकरी दी जाए, और जो है वो जो अभियुक्त हैं जो कि उसको उन्होंने मारा है प्रधानाचार्य को, हम चाहते हैं कि उनको फांसी दी जाए। हम संगठन पूरे समूह मिल करके जो है वो करके हम लोग मांग करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो SC/ST एक्ट है उसको 9वीं अनुसूची, संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, शामिल करके उसे प्रभावी बनाया जाए। और हम चाहते हैं कि जो हमारी 7 मांगे हम लोगों ने तैयार की है, और जिसमें मैं आपको मांग पढ़ रही हूँ, कुछ बता रही हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में जो थाने हैं उसमें पुलिस चौकी और थानेदारी है जो 75%, हम देखते हैं कि जो 3% यहाँ पे हैं उनकी संख्या है, जो वहाँ पर जो है 75% जो है वहाँ पर जो है भागीदारी है। लेकिन जिनकी संख्या अधिकतर है, जो 85 और अधिक हैं, उनकी जो है भागीदारी नहीं है, जिनके कारण उनके साथ न्याय संगत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ समय से FIR दर्ज नहीं किए जाते हैं, तो आगे मामला नहीं बन पाता है। और यही नहीं, हम देखते हैं, हमने SC/ST एक्ट पर भी कुछ रिसर्च भी किए हैं। आज आपने किसको पत्र किया है? जी, मैंने अभी तो जिलाधिकारी महोदय को हमने दिया, राष्ट्रपति महोदया को हम देना चाहते हैं, तो वे यहाँ के माध्यम से मैं भेज रही हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch Gijak branch opposite petrol pump, second branch Ramapura branch, third branch Mahesh Nagar colony at Lanka Samne Ghat, and fourth branch Gurudham branch near Ram Janki Mandir Varanasi. Contact 240-3439, 2451 900, 9335 130 134 and 879903 4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extracurriculars. Bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. अस्सी घाट पर जिला ओपन एवं अंडर 15 आयु वर्ग की शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हुई. जिला शतरंज एसोसिएशन के तत्वाधान में अस्सी घाट पर एक कैफे में जिला ओपन एवं अंडर 15 आयु वर्ग की शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हुई. इस प्रतियोगिता में जिले के 130 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे. इसका उद्घाटन जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने किया. प्रतियोगिता कुल 6 चक्रों में खेली गई. अंडर 15 आयु ग्रुप में संकल्प त्रिपाठी सभी बाजी जीतकर पहले स्थान पर रहे. बालिकाओं के ग्रुप में प्रकाश वैष्णवी पहले स्थान पर रहीं तथा सीनियर वर्ग में अजय पांडे विजेता घोषित हुए. विजेता खिलाड़ियों को विजय कुमार, दीपक सैगल तथा गोपाल शुक्ला ने पुरस्कृत किया. चंचल गांगुली ने अतिथियों का स्वागत किया तथा संचालन दिनेश मल्होत्रा ने किया. मुख्य निर्णायक कविता पटेल व सह निर्णायक दिनेश दत्त पाठक थे. इस अवसर पर दिनेश पांडे, अजय पांडे व मनीष कश्यप आदि उपस्थित रहे. आज यहाँ अस्सी घाट के किनारे पिजेरिया वाटिका कफे में जिला शतरंज सीनियर वर्ग का और अंडर 15 वर्ग ये 2 आयु वर्ग का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 130 खिलाड़ियों ने भाग लिया. इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी भी शामिल हैं और ये प्रतियोगिता 6 चक्रों में खेली गई है. सुबह डिस्ट्रिक्ट जज श्री अजय कृष्ण विश्वा ने इसका उद्घाटन किया था. समापन जल्द ही हम लोग करेंगे. बहुत ही शानदार प्रतियोगिता थी यहाँ पर और लगभग 130 प्लेयर्स इसमें भाग लिए. यहाँ पर आकर खेलना अपने आप में बहुत विशिष्ट और शानदार अनुभव रहा है. माँ गंगा की गोद में आकर आप देख सकते हैं सामने लहराती हुई माँ गंगा है. पहला ऐसा आयोजन हुआ है जो घाट पे एकदम माँ गंगा के सामने है. दोनों वर्ग में चाहे बच्चे हो चाहे वरिष्ठ हो, सबने इसका बहुत ही आनंद लिया है. बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इस पूरे कार्यक्रम को किया गया है. सुबह में हमारे जज साहब आए, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है. ऐसे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहता है. तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसोसिएशन को भी और सारे अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी और मीडिया बंधु से भी अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को आप लोग का सहयोग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और हम लोगों को इस तरीके के आयोजन लगातार करना चाहिए. तो मेरी ये भी अपील रहेगी एसोसिएशन से कि ऐसे आयोजन करें और हम सब लोग साथ में मिलकर इसको और आगे बढ़ाएं. क्योंकि इस समय वर्तमान में शतरंज का ओलंपियाड हुआ है. प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका समर्थन किया है. तो ऐसे ही नई प्रतिभा निकलेगी. आप नई प्रतिभा को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. एक अच्छा काम हो सकता है. सामूहिक प्रयास के अवसर पर भिखारीपुर क्षेत्र में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ. भिखारीपुर क्षेत्र में स्वर्गीय कमलाकांत राय की स्मृति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सभी भक्त भाव विभोर हो गए. कथावाचक आचार्य श्रवण कृष्ण महाराज ने लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई. साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ. इस दौरान एक से बढ़कर एक भजनों पर भक्त झूमते नजर आए. इस मौके पर शांति राय, गोपाल कृष्ण राय, नुपुर राय, मनोज राय, रीना राय इत्यादि लोग उपस्थित रहे.
कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ धाम की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री जय जय श्री राम। सब लोग हाथ ऊपर करके बोले जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। सब लोग बड़े भाव के साथ भगवान की फूल होली का आनंद लें। किस तरह का ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? ये श्रीमद् भागवत गीता कार्यक्रम था। ये हमारे माता जी का काफ़ी इच्छा थी कि मैं भागवत सुनूं, तो उन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया कि मेरे को भागवत सुनना है। तो एक साल से कोरोना काल में काफ़ी हम ये था, मेरी भी इच्छा थी, तो हमने ये 7 दिन का ये भागवत का एक कार्यक्रम रखा। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का लोगों को? इस कार्यक्रम के तो हमारे पुराने प्राचीन लोगों से चला आ रहा, लोगों के संस्कार और ये सिर्फ पुराने हम लोग परंपरा सुनते आ रहे हैं हम, तो वही था कि एक बार दोबारा फिर सबको अवगत कराएं कि महाभागवत के बारे में लोगों के क्या ख्याल है, क्या कहानी है, क्या ये है, क्या हमारे धर्म के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या क्या करें अपने हिंदू धर्म जो भी है उसके कल्याण के लिए क्या करना है। इसकी वजह से हमने ये कथा का है। यहाँ 7 दिन से ये कार्यक्रम हो रहा है भागवत, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। ये हमारे जनरेशन के लोगों के लिए एक कल्चर रिस्टोर करने का बहुत अच्छा माध्यम है। कई चीज़ें ऐसी है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, बट ये 7 दिनों में हमें एक एक चीज़ पता चली कथा के थ्रू, संगीत के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है और हम सबके मन में, क्योंकि हम हिंदू धर्म से समझ रखते हैं, तो हम सबके मन में ये एक वापस से रिस्टोर की गई है ये कल्चर प्रोग्राम के थ्रू, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? हमें अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए, बिकॉज ये हमारी पहचान है, ये हमारा रूट लेवल है। हम अगर हम धर्म से जुड़े रहेंगे, लाइफ में प्रोस्पेरिटी प्रोग्रेस ही आती रहेगी। जी, किस तरह का ये कथा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके माध्यम से? यह कथा जो है बहुत ही भावपूर्ण और प्रेरणापूर्ण है, और इससे सबसे बड़ी समस्या जो देश की है वह व्यक्ति निर्माण की है। व्यक्ति आजकल अपने ही सुख में, साधन में, अपनी तरक्की में, अपने विकास में इतना खोया हुआ है कि देश और समाज के बारे में नहीं सोच पा रहा। इसलिए इस कथा का जो भाव है, मूल भाव, वह यह भी है कि लोगों के अंदर भक्ति के साथ साथ राष्ट्र और देश प्रेम की भावना भी पैदा की जाए, जिससे समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां, सामाजिक विघटन हो रहे हैं, पारिवारिक विघटन हो रहे हैं, वो सब दूर हों और लोग राष्ट्र के विकास में अपना सबसे अच्छा योगदान दे सकें। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति शरीर नहीं, आत्मा भी है।
हम शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं सोचते। जो बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है उसकी मुक्ति का साधन भी भागवत दिखाती है। भागवत की कथा से यह प्रेरणा मिलती है कि राजा परीक्षित को जो मृत्यु का भय था वह सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुना करके उन्होंने उनको भय मुक्त कर दिया और वह यह समझ गए कि मैं स्थूल ही नहीं सूक्ष्म भी हूँ, शरीर ही नहीं आत्मा भी हूँ, शरीर ही नहीं हूँ शरीरी भी हूँ, देह नहीं भी हूँ देही भी हूँ। यह शरीर बार बार आती है जाती है लेकिन आत्मा अजर है, अमर है और यह शाश्वत है, नित्य, इसका कभी नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को अपने शरीर के साथ साथ अपने आध्यात्मिक और आत्मिक विकास के बारे में भी सोचना चाहिए, जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यह शरीर ईश्वर की कृपा से मिलती है। राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रम पटेल ने बताया कि कानपुर में बामसेफ का अधिवेशन बीते 21 अगस्त को होना था, जिसकी उन्होंने अनुमति ली थी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा गैरकानूनी तरीके से इस कार्यक्रम को रोका गया। यह आर्टिकल 19 का खुला उल्लंघन है। हर भारतीयों को अपने समाज के लिए कार्यक्रम करने का पूरा अधिकार है। ऐसे में कार्यक्रम को रोके जाने का हम विरोध करते हैं। अभी हम लोगों का 21 अगस्त को राज्य अधिवेशन बामसेफ का कानपुर में आयोजित किया गया था। उसमें हम लोगों ने बाकायदा जहां पर कार्यक्रम होना था रूप विजय गेस्ट हाउस में, वहां पर हम लोगों ने अनुमति लिया था। जिसका गेस्ट हाउस था वहां पर विकास पांडे जो पुलिस प्रशासन है उन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से उस कार्यक्रम को रोकने का काम किया। ये आर्टिकल 19 का खुला उल्लंघन है। हर एक भारतीय को अपने समाज के लिए कार्यक्रम करने का पूरा अधिकार है और उसका जो भी खुला उल्लंघन हुआ है उसके विरोध में हमारे जितने भी बामसेफ के आउटशूट विंग हैं उन सब ने आज वाराणसी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और मांग किया है महामहिम राष्ट्रपति जी से कि इस तरह से जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है, वो तत्काल बंद किया जाए और जो भी दोषी है विकास पांडे और वहां के पुलिस कमिश्नर आयुक्त उनके ऊपर कार्रवाई किया। अग्रहरी समाज द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। अग्रहरी समाज संस्था द्वारा छात्र छात्राओं, उत्कृष्ट समाज सेवियों आदि का सम्मान समारोह पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष अग्रहरी रहे। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री अशोक अग्रहरी एवं डॉक्टर अखिलेश अग्रहरी रहे। वहीं सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर ऋतु गर्ग उपस्थित रहीं। इस अवसर पर लगभग 30 छात्र छात्राएं तथा 15 सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। विशेष रूप से राष्ट्रीय महिला कार्य समिति हेतु 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अग्रहरी समाज के अध्यक्ष सुभाष अग्रहरी ने अपने उद्बोधन में सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। उच्च शिक्षा कार्यक्रम में विनोद अग्रहरी, हरिलाल सहित बड़ी संख्या में समाज में लोग उपस्थित रहे। सामने लीजिए। आज हमारे समाज के जो भी बच्चे हाई स्कूल, इंटर, सीबीएसई से हों, चाहे यूपी बोर्ड से हों, उसके आगे बीए, एमए और इन सारे लोगों का हम लोगों ने मार्कशीट कलेक्शन किया है और उसके लिए मेरिट बनाया है। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके सारे बच्चों को पुरस्कार देना है और जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नहीं आएंगे उनको भी हम लोग सांत्वना पुरस्कार देंगे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा हमारे समाज के सारे बच्चे
उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। उच्च शिक्षा ही नहीं, सर्वोच्च शिक्षा की ओर भी उनका हम लोग ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, ताकि हमारे समाज से कुछ बच्चे अच्छे उच्च सर्विसों में जाकर के अपने देश, राष्ट्र और समाज का नाम ऊंचा कर सकें। ये पूरे मतलब बनारस में जो है अगल बगल रामनगर और जो है मुगल सराय क्षेत्र के जो है लोग, जो युवा बच्चे हैं जो पढ़े लिखे इस बार मेरिट में आए हुए हैं, हम लोगों ने सबका कलेक्शन किया हुआ। जो प्रतिभावान, जो खेल कूद में बढ़िया है, उन्नति है, अपने समाज के बच्चों का बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम मैं हर वर्ष करता हूँ और ऐसा आगे भी होता रहता है। जो है आगे क्या योजना है समाज के लिए आपको? आगे समाज में योजना है कि सभी बच्चों के लिए जो है एक सामाजिक ट्रस्ट बनाया जाएगा, जो है जिसमें कि लोगों का उत्साह, ट्यूशन और फ्री ट्यूशन क्लासेस और जो फीस उसकी जो दिक्कतें आती हैं वो सब जो समाज के द्वारा हल होंगी। जो शादी के लिए हम लोग परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें एक विचार हम लोग का सामूहिक विवाह का है जो है, लेकिन वो बहुत बड़ा संगठन का मतलब कार्य है जो है, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और आने वाले समय में उसको जरूर करेंगे। जो है सुबह बनारस क्लब द्वारा लोक लुभावने चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मैदागिन चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लोक लुभावने चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मैदागिन चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर नेतृत्व करते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि देश के तकरीबन सभी राज्यों में लगभग सभी पार्टियों की ओर से चुनावी मौसम में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एक आम मतदाता को आकर्षित करने के लिए आज के समय में यह सबसे अच्छा उपाय है। लोगों की इसी कमजोरी का फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। इस मुफ्तखोरी के चक्कर में मतदाता अपना बहुमूल्य वोट खो देता है। मुफ्त में दी गई कोई भी सुविधा देश की अर्थव्यवस्था पर गलत असर डालती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझकर सभी राजनीतिक पार्टियों की मुफ्तखोरी का त्याग कर खुद को स्वावलंबी बनाएं। केवल शिक्षा, न्याय और इलाज के अलावा जनता को कुछ भी मुफ्त नहीं देना चाहिए। वहीं प्रदर्शन में मुख्य रूप से अनिल केसरी, राजेश श्रीवास्तव, राजेंद्र सहित कई लोग शामिल रहे। आज के परिवेश में जिस प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियां आम वोटरों को लुभावने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही हैं, फ्री का बिजली, फ्री का राशन दे रही है, वह हमारे देश के लिए खतरनाक है। अगर देना है ही है तो गरीबों को दो, जिसका उसको ज़रूरत हो, उनको मुफ्त शिक्षा और मुफ्त दवा दे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष के दावे पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने रखा अपना पक्ष। महिला से छिनैती करने वाले 3 अभियुक्तों को चोलापुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एड्स विभाग में कार्यरत कर्मियों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और राजस्थान में दलित छात्र की हुई हत्या के संदर्भ में दलित सामाजिक जन संगठन द्वारा जिला मुख्यालय पर सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।